गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सब्जेक्ट साइंस में लेसन आपका दैनिक जीवन रसायन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो दैनिक जीवन में रसायन में हमने अम्ल व क्षारों की क्या अवधारणा पढ़ी। अम्ल व क्षारों की अवधारणा में हमने आरएनएस की अवधारणा देखी, जॉनसन बस्टर लॉरी की अवधारणा देखी और लुईस अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ी। तो कल जो लुईस अम्ल क्षार अवधारणा हमने पढ़ी थी वह एक आध दो बच्चों के क्या समझ में नहीं आई थी, तो उसके लिए आपको क्या ज़्यादा ज़्यादा उसको एकाग्र मन से क्या उस वीडियो को पढ़ना है, याद करना है। तो मैं दोबारा उस लुईस अम्ल क्षार अवधारणा को रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान से उसको देखना। तो आपकी है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक बता रहा हूँ, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्या होती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को। लुईस अम्ल जो अवधारणा है वह 1923 में लुईस नाम के वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया। मतलब 1923 में लुईस नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या व्यक्त किया। तो जो यह अवधारणा है वो क्या कहलाएगी, लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहलाएगी। और वो क्या कहलाती है, तो लुईस अम्ल क्षार अवधारणा 1923 में लुईस नाम के वैज्ञानिक ने यह अवधारणा दी, जिसके अनुसार लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं। मतलब लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा उसको ग्रहण करना क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाता है। जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो या उसका क्या करें, त्याग करें, वो क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको अपन एलपी बोलते हैं, एलपी होता है लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर या एलपी युग्म के लेन देन के आधार पर जो अवधारणा होती है वह लुईस अम्ल क्षार अवधारणा कहलाती है। तो मैं इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लेन देन होता है। कोई त्यागेगा, कोई दूसरा क्या करेगा, ग्रहण करता है। तो उस लेन देन के आधार पर यह लुईस अम्ल क्षार अवधारणा प्रस्तुत की गई। इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो स्पेशल बॉन्ड बताए थे। तो अब आपको यह याद रखना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, दान करें, त्यागें, वे लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म एलपी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म के लेन देन के आधार पर यह अवधारणा क्या प्रस्तुत की गई। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है लुईस क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं, दाता होते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्यागते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्राही परमाणु या इलेक्ट्रॉन युग्म उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक, तो दाता द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन
ग्राही परमाणु के मध्य एक दाता द्वारा त्यागा गया और ग्राही परमाणु द्वारा क्या ग्रहण किया गया। तो दाता द्वारा त्यागा गया परमाणु ग्राही परमाणु द्वारा ग्रहण कर एक यौगिक बना लेते हैं। क्या यौगिक बना लेते हैं। उन दोनों यौगिकों के मध्य इनके मध्य दाता द्वारा त्यागे गए और ग्राही परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए उन यौगिकों के मध्य एक तीर का निशान होता है जिसे अपन उपसह संयोजक बंध कहते हैं। उपसह संयोजक बंध कहते हैं। तो दाता द्वारा त्यागा गया कोई इलेक्ट्रॉन और ग्राही परमाणु द्वारा ग्रहण किया गया कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक यौगिक बना लेते हैं। इन दोनों के मध्य में जो जॉइंट तीर का निशान होता है उसे उपसह बंध कहते हैं, जिसके द्वारा क्या ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, तो इसे दाता और ग्राही परमाणु के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट हो गया आपका। लुईस चार वे परमाणु जिनके वे परमाणु दूसरा पॉइंट है वे परमाणु या आयन या तत्व जिनका अष्टक पूर्ण होता है, मतलब वे परमाणु जिनका क्या है अष्टक पूर्ण होता है या होता है, या उनके भाइथन कोश में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, भाइथन कोश में क्या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनमें कोई क्या इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने के लिए या रिक्त कक्षक कोई उपस्थित नहीं होता है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा उस पर क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर की अधिकता रखने वाले, ठीक, वो क्या कहलाते हैं लुईस चार कहलाते हैं। लोन पेयर की अधिकता रखने वाले, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता रखने वाले वो क्या कहलाएंगे लुईस चार कहलाते हैं। तो उनके कुछ स्ट्रक्चर रचना में बता रहा हूँ आपका, जैसे NH3 है, NH3 में बताया था इस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। यह 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या अपनी वैलेंसी या अष्टक विन्यास क्या करता है पूर्ण करता है। इस प्रकार ये इसके स्ट्रक्चर है आपकी NH3। दूसरी में बताई थी जल पर 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, तो ये हो गया आपका, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है O तो ये क्या है लुईस चार और एक है आपका एसेंशियल। दूसरा कौन सा है एसेंशियल। ये एसेंशियल तो क्या है लुईस क्या है अम्ल है, लुईस अम्ल है। ठीक, मतलब जिनके भाइथन कोश पूर्ण बना रहता है वो क्या कहलाते हैं लुईस चार कहलाते हैं। जिनमें अपूर्ण होता है वो क्या लुईस अम्ल कहलाएंगे। अष्टक विन्यास का पालन करते हो, ठीक, तो वो लुईस चार कहलाते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है वे परमाणु जिनका अष्टक क्या रहता है अपूर्ण रहता है। एक तो अष्टक पूर्ण रहता है, एक या अष्टक अपूर्ण रहता है, उसे क्या बोलते हैं लुईस अम्ल बोलते हैं। मतलब उनमें विरिक्त कक्षक, उनमें रिक्त कक्षक पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट है आपका वे परमाणु या वे पदार्थ जिनका अष्टक क्या रहता है अपूर्ण रहता है। अष्टक रहता है अपूर्ण रहता है। ठीक, और उनमें रिक्त कक्षक पाया जाता है। ठीक, वो वैसे तो लुईस अम्ल होते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं BF3 इसको बोलते हैं। BF3 को होता है उसका नाम बोरोन ट्राई फास्फेट, बोरोन ट्राई क्लोराइड। 3 क्लोरीन के अणु है तो बोरॉन, 3 ट्राई क्लोरीन क्लोराइड, तो बोरॉन ट्राई क्लोराइड। ठीक, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं बोरॉन ट्राई क्लोराइड की। बी के भाइथन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं, 1 2 और 3।
एल के वैतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक। तो उसको मैंने शो कर दिया 2 4 6 और 1 7। इस प्रकार एफ इस प्रकार 2 4 6 और 1 7 एफ 2 4 6 और 1 7। तो BF3 के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली है। BF3 के केंद्रीय परमाणु जिनका अष्टक क्या रहता है अपूर्ण रहता है, तो ये अपने वैतन कोष में क्या इलेक्ट्रॉन इस प्रकार ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है दान करता है, इस प्रकार क्या बना लेता है BF3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो ये BF3 की क्या है स्ट्रक्चर है। F के वैतन कोष में कितने होते हैं 4 होते हैं। यदि Bn क्लोरीन बोरॉन के एक परमाणु से साझा करता है तो अपने वैतन को अष्टक पूरा कर लेता है। और अब इसके वैतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के में 3, इससे साझा कर लिया, वैसे 5 और 3 क्या हो गया 8 हो गया। तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड एक क्या अष्टक नियम का क्या है अपवाद है। अष्टक नियम के जो अपवाद है आपके SF6 हो गया BF3 हो गया, ये सभी क्या अष्टक नियम का क्या पालन नहीं करते, इनका अष्टक क्या रहता है अपूर्ण रहता है, वो कि लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जो आप याद रखें। उसके बाद बताया था आपके लिए वे परमाणु जो लुईस क्षार होते हैं, लुईस क्षार द्वारा त्यागे गए, लुईस क्षार द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा त्यागे गए परमाणु को क्या बोलते हैं दाता और ग्राही परमाणु। दाता और ग्राही परमाणु के मध्य जो संरचना होती है वह उपसंचरण बंध द्वारा बनी हुई होती है। इसका मतलब है कोई दाता परमाणु द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है और ग्राही परमाणु द्वारा क्या ग्रहण किया जा रहा है, तो इसे दाता ग्राही उपसंचरण बंध के नाम से भी जाना जाता है। वो स्ट्रक्चर बनती है आपकी लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। तो इस प्रकार ये क्या थी लुईस अम्ल क्षार अवधारणा थी। आपको इसमें योर एक बात याद रखनी है कि लुईस क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करें दान करें, जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, अधिक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या दान करता है। और क्षार क्या वे पदार्थ होते हैं, लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। ठीक, ये थी। अब लुईस अम्ल क्षार अवधारणा को एक समीकरण द्वारा क्या व्यक्त करते हैं, वह समीकरण है BF3 प्लस NH3 और एक बात रखना है, ये क्या है लुईस क्षार। इसी समीकरण में प्रॉब्लम थी आपको लुईस क्षार, तो दोबारा रिपीट कर लेना, सभी उदाहरण देख लेना। लुईस क्षार इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या अधिकता है लॉन पेयर है, ये क्या कहलाता है लुईस, ये तो क्या कहलाता है लुईस क्षार, ये कहलाता है लुईस अम्ल। ठीक कहलाया। और ये जो नाइट्रोजन परमाणु के केंद्रीय परमाणु पर Lp जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने इलेक्ट्रॉन युग्म से इलेक्ट्रॉन को दान करता है बोरॉन BF3 की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन और ग्राही परमाणु द्वारा ग्रहण किए इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का क्या होता है अधिकार होता है। दाता का भी अधिकार होता है, ग्राही परमाणु का भी अधिकार होता है। तो इस NH3 लुईस क्षार जो है NH3 द्वारा त्यागे गए जो Lp इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कौन कर रहा है लुईस अम्ल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं BF3 की जा रहे हैं। तो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी F3, पहले क्या आएगा F3, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे F3, इसको क्या लिखेंगे F3b। किधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा 3 में किधर जाएगा इधर आ जाएगा और वही NH3। फिर इस प्रकार ये लुईस अम्ल क्षार क्या है अवधारणा है। इस प्रकार से आपको ये क्या याद रखना है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं पान S3 है लुईस क्षार तरीका वही है प्लस BF3। अब देखो क्या होता है, इस NH3
इस NH3 की जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मक रह जाएंगे Bf3 के पास जाएंगे, Bf3 के पास जाएंगे, जा रहे हैं। तो देखो NH3 इसको किस प्रकार से शो किया जाता है, इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे Bf3 इधर NH3 जो होगा, इसको खोल के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है संरचना बिंदु। आपको कोई सा भी समीकरण याद रख लेना है, दोनों ही एक जैसे रूप मानेगा। तो इस प्रकार ये लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्लियर हुआ। अब लुईस अम्ल क्या होते हैं, लुईस क्षार क्या होते हैं। लुईस अम्ल लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, या उनमें धनायन की क्या होती है, कमी होती है। धनायन की क्या होगी, कमी होगी। जिनमें लौह के इलेक्ट्रॉन क्या नहीं पाए जाते हैं, जिनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। अपूर्ण अष्टक वाले जिनमें रिक्त कक्षक पाया जाता है, जिनमें रिक्त कक्षक क्या पाया जाता है, वो कहलाते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक, तो धनायन की कमी वाले, धनायन की कमी वाले या जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, अष्टक नियम का पालन करने वाले, ठीक, वो क्या लुईस अम्ल कहलाते हैं। जिसको जानना है AlCl3 आपका Bf3, ठीक, और आपका मान लो Na+ और Mg+। तो इसमें धनायन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। धनायन निकलेगा, धनायन की क्या होगी, कमी वाले इलेक्ट्रॉन, धनायन की कमी वाले इलेक्ट्रॉन का लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लुईस क्षार जो होते हैं वो जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। जिनका अष्टक पूर्ण होता है, जिनका कक्षक नहीं पाए जाते हैं, फिर ऋणायन की अधिकता वाले इलेक्ट्रॉन, ऋणायन की अधिकता वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं, ऋणायन की अधिकता वाले। ठीक, तो इसके अनुसार आपका ये होगा, उदाहरण हो गए NH3 H2O Cl- OH-, ये सभी क्या है, ऋणायन की अधिकता वाले इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार आपकी लुईस अम्ल क्षार अवधारणा हुई। उसके बाद में हमने आपका पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, आज रिपीट कर रहे हैं, जो अम्ल व क्षारों के उपयोग। अम्ल व क्षारों के क्या क्या उपयोग है, अम्ल व क्षारों के उपयोग, क्षारों के उपयोग क्या होते हैं। तो पहला उपयोग पढ़ा था हमने अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग में पहला है खनिज अम्ल। पहला है खनिज अम्ल, किसे कहते हैं, खनिज अम्ल वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से या चट्टानों से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल से मतलब वे पदार्थ जो हमें चट्टानों या खानों से, मतलब वे पदार्थ जिनको चट्टानों या खानों से खोद कर निकाला जाता है, उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल होते हैं आपके HCl, H2SO4, HNO3 और HBr, ये सभी क्या खनिज अम्ल है। इन खनिज अम्लों को चट्टानों या खानों से खोद कर क्या निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद में आपका आता है प्राकृतिक अम्ल, किसे कहते हैं, प्राकृतिक। दूसरा है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल, ठीक, वे पदार्थ जो हमें जंतुओं या पेड़ पौधों या वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया आपका, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, जो भी अम्ल होते हैं जो फलों के रसों से क्या निकाले जाते हैं, मैलिक अम्ल जो भी है, ठीक, ये सभी क्या अम्ल होते हैं। ठीक, अब टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल जो हमें प्रकृति या वनस्पतियों या जंतुओं से क्या उनको प्राप्त किया जाता है। तो जंतुओं में प्रकृति या वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक अम्ल। अब इनके जो उपयोग है, पहला है खनिज अम्ल। जो खनिज अम्ल होते हैं आपके, खनिज अम्लों का उपयोग, खनिज अम्लों का उपयोग पेंट वार्निश, पेंट वार्निश, ठीक, पेंट वार्निश और औषधि निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब खनिज अम्लों का उपयोग पेंट वार्निश, रंगाई पुताई, औषधि निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। निर्माण दूसरा है आपका एसियल अम्ल का उपयोग। एसियल अम्ल का उपयोग आपके सैनिटरी बॉयलरों, मशीनों काम आता है, बॉयलरों, सिंक जो लैट्रिन बाथरूम होते हैं उनकी सिंक, उनके आदि की सफाई में कार्य होता है, काम में लिया जाता है। ठीक, आपका आया HNO3। सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उपयोग, वैसे तो सांद्र जो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक व खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और सोने व चांदी के आभूषण को साफ करने में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग किसमें करते हैं, उर्वरक खाद बनाने में, सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है आपका एस्टोरेजर, HCl प्लस HNO3। ठीक, 3 भाग HCl के और 1 भाग HCl, 1 भाग HNO3 का। तो HCl प्लस HNO3 3 भाग HCl का, 1 भाग HNO3 के मिश्रण से बना जो तैयार होगा उसे क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया मिश्रण उसे कहा जाता है। एक्वारेजिया उसे या उसे अम्लराज कहते हैं। मतलब 3 भाग अपन किसके लो, HCl के लेते हैं और 1 भाग का HNO3 का लेते हैं। तो 75% और 25% के अनुपात में जो मिश्रण तैयार किया जा रहा है उसे एक्वारेजिया का मिश्रण कहते हैं, जो अम्लराज कहलाता है। ठीक, अब इस अम्लराज का उपयोग क्या है, यह सोने व चांदी जैसी महंगी वस्तु होती है, कॉपर, Ag प्लस Au, प्लेटिनम जैसी धातुओं को यदि इस विलयन में गिरा दिया जाए तो उसको भी गला सकता है। ठीक, और अम्ल है H2SO4। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। फिर किंग ऑफ केमिकल, H2SO4 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को इनका राजा, अम्लों का राजा कहा जाता है। और किसी देश की औद्योगिक प्रकृति की प्रमाणिकता या वैलिड जो होती है, किसी और देश की औद्योगिक प्रमाणता का आधार H2SO4 की खपत के आधार पर किया जाता है। मतलब उस उद्योग धंधों में जितना अपन H2SO4 काम ले रहे हैं तो उसके प्रमाणिकता के आधार पर उस देश को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। देश उद्योगों में प्रगति करता है और आगे बढ़ता है। तो किसी देश को प्रमाणित करने के लिए उसके उद्योगों में कितना H2SO4 खपत हो रहा है उससे अपन उसका पता लगा सकते हैं। H2SO4 का उपयोग आपके इन्वर्टर, बैटरी, चार्ज, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इन चीज़ों को चालू करने में H2SO4 का अपन उपयोग करते हैं। इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर, टॉर्च में इन्वर्टर, बैटरी, चार्जर, इनमें H2SO4 अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज H2SO4 के क्या अम्लों के क्या पढ़े, उपयोग पढ़े। तो मैंने कल जो पढ़ाया था उसको आज मैंने रिपीट किया है। तो इसको आपको पढ़ना है, याद करना है, तब जाकर आपको बार बार अभ्यास करोगे तो क्या है याद होगा। ले लिख के पढ़ो। ठीक, और जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको जरूर से जरूर देखें। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको अपन शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपके अम्ल व क्षारों की क्या अवधारणा समाप्त हुई। पहली अवधारणा आर्हेनियस के अनुसार थी, दूसरी अवधारणा ब्रोस्टेलोरी के अनुसार थी, तीसरी अवधारणा लुईस अम्ल क्षारक की थी। उसके बाद में मैंने कुछ अम्लों के उपयोग बताए।
वो हम लोग के उपयोग में 1 नंबर का आपको क्या प्रश्न आता है, तो इसको कम से कम आपको याद रखना है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।